हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब। तो आज की क्लास है हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टॉपिक को लेके। तो यहाँ पर 100 MCQs रहेंगे आपके लिए। तो जो भी लोग नए हैं क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे अपकमिंग टाइम में आपको जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी क्लासेस आप ज्वाइन कर पाएँ। यहाँ पर सभी क्लासेस आपके लिए फ्री रहेंगी, कोई भी तरीके का आपको पेमेंट नहीं करने की ज़रूरत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोग ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। मेडिकल एंड नर्सेस अब की ऑफिशियल ऐप भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो आप उसको डाउनलोड कीजिए। और आपके जो भी डाउट्स हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर है मुझे जो मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास के पहले जो लास्ट में क्वेश्चन दिया गया था आपको, तो ऑलमोस्ट उसका आंसर सभी लोगों ने सही दिया हुआ है। और आज की क्लास में भी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की क्लास में मोस्टली क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इमेज बेस्ड भी ऐड किए गए हैं। इनकेस आपको चाहे आप SGPGI पेपर देने वाले हों 20 तारीख को, या फिर GMC का पेपर देने वाले हों, कोई सा भी पेपर देते हैं तो सभी में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब इमेज यहाँ पे दिख रही है, तो इमेज में क्वेश्चन रखा गया है, टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग इज शोन इन द इमेज। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि या तो ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग देखी जा सकती है, कुछ भी है जो हो सकता है। तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग में आपके लिए एक तरीके का ट्रांसप्लांटेशन हम कहें तो वो होगा। तो यहाँ पर किस टाइप की ग्राफ्टिंग दिख रही है? ऑप्शन में आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट या फिर जीनोग्राफ्ट। तो कौन सी ग्राफ्टिंग है जो इस इमेज में आपको दिखाई दे रही है? तो यहाँ पर एनिमल का जो एनिमल्स के जो भी ऑर्गन है या फिर कुछ स्किन है वो डोनेट की जा रही है ह्यूमन बीइंग में, दूसरी स्पीसीज में। तो यहाँ पर क्या है, दोनों स्पीसीज अलग है, ह्यूमन बीइंग है और पिग है। तो क्या है, अलग अलग स्पीसीज हो जाएंगी। तो कौन सी ग्राफ्टिंग है? जीनोग्राफ्ट। अब यहाँ पर एक और इमेज दी हुई है जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि 4 टाइप की मेन जो ग्राफ्टिंग होती है, ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट। तो यहाँ पर जो ऑटोग्राफ्ट होगा इसमें क्या होगा, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। तो यहाँ पर आपकी बॉडी की ही स्किन होगी या फिर कुछ ऐसे ऑर्गन होंगे या कुछ भी ऐसा होगा जो आपकी खुद की बॉडी का होगा और ऑन बॉडी होगा। तो किस टाइप की ग्राफ्टिंग कहलाएगी? ऑटोग्राफ्ट। ग्राफ्टिंग का मतलब होगा ट्रांसप्लांटेशन, किसी भी तरीके से हो सकता है। दूसरा होता है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट में क्या होगा, बिटवीन जेनेटिकल आइडेंटिकल ट्विंस, जो कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो सकते हैं या फिर इनब्रेड स्ट्रेन के लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर आइसोग्राफ्ट में क्या होगा, जनरली ये ट्विंस में देखने को मिलेगा। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें एक पर्सन की स्किन या फिर बॉडी ऑर्गन या फिर कुछ भी है जो दूसरे जो आइडेंटिकल ट्विन है उसमें है जो ट्रांसप्लांट हम करवा सकते हैं। फिर होता है एलोग्राफ्ट, बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। तो यहाँ पर एलोग्राफ्ट का मतलब है कि 2 अलग अलग पर्सन लेकिन सेम स्पीसीज के, मान लीजिए मैं हूँ या फिर मेरे कोई रिलेटिव्स हैं, उनको ग्राफ्टिंग कर सकते हैं हम, या फिर कोई और पर्सन है, अननोन पर्सन है, यदि उसको किडनी ट्रांसप्लांट की जानी है बट मेरी किडनी उससे मैच हो जाती है तो क्या हो जाएगी, एलोग्राफ्टिंग हो जाएगी। सेम स्पीसीज लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मेंबर हैं जो अलग अलग होंगे। फिर होती है जीनोग्राफ्ट। तो जीनोग्राफ्ट में स्पीसीज ही चेंज होती हैं, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। ऑटो मतलब सेम आप खुद, आइसो का मतलब आइडेंटिकल ट्विन, एलोग्राफ्ट का मतलब सेम स्पीसीज बट मेंबर अलग अलग हो। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हैं बट अलग अलग हैं, कोई उसमें कनेक्शन या फिर रिलेशन नहीं है, तो वो हो गए एलोग्राफ्ट में। जीनोग्राफ्ट में स्पीसीज चेंज होंगी, मंकी का हो सकता है, पिग का हो सकता है। तो यहाँ पर मंकी टू मैन, यदि किसी एनिमल से जो ग्राफ्टिंग होती है ह्यूमन बीइंग में की जाती है तो वो क्या कहलाएगी, जीनोग्राफ्ट। इसमें अलग अलग स्पीसीज होंगी वो। आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स है जो क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हियरिंग एड डिवाइस शोन इन द इमेज। तो यहाँ पर आपको एक हियरिंग एड डिवाइस दिख रही है, कौन सी हियरिंग एड है? इन द ईयर हियरिंग एड, बॉडी बॉर्न हियरिंग एड, बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड या फिर इंटीग्रेटेड हियरिंग एड। तो यहाँ पर जो इमेज में दिख रहा है कौन सा हियरिंग एड है,
तो ये है बॉडी बॉर्न हियरिंग एड। कौन सा है? बॉडी बॉर्न हियरिंग एड। यहाँ पर ये देखिए, ईयर के अंदर जो लगाए जाएंगे वो इस तरीके से होंगे, बिहाइंड द ईयर इस तरीके से लगाया जाएगा, और आई हियरिंग एड इस तरीके से होंगे, जिसमें आँखों के साथ साथ है जो कानों के लिए भी यहाँ पे माइक्रोफोन लगे हुए हैं, ये क्या है? आई हियरिंग एड। और जो यहाँ पर दिख रहा है इमेज में क्या है? बॉडी बॉर्न हियरिंग एड। नेक्स्ट वन इज कीगल एक्सरसाइज इज डन टू। तो कीगल एक्सरसाइज एग्जाम में आपको आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीगल एक्सरसाइज क्यों की जाती है? प्रमोट द फ्लूइड इनटेक, स्ट्रेंथनिंग द ब्लैडर मसल टोन, प्रिवेंट फ्रॉम यूरिनरी इन्फेक्शन, या फिर असिस्ट इन टॉयलेटिंग। तो कीगल एक्सरसाइज है जो डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं? जो पेल्विक फ्लोर मसल हैं, क्या है? पेल्विक फ्लोर मसल हैं, उनको क्या करने के लिए? स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो यहाँ पर जब ब्लैडर मसल टोन यहाँ पर स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पर यदि ऑप्शन में पेल्विक फ्लोर मसल नहीं है तब यहाँ पर क्या? स्ट्रेंथनिंग द ब्लैडर मसल टोन किसके लिए की जाएगी? आफ्टर डिलीवरी जनरली ये है जो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको इनिशिएट करने के लिए कहेंगे कि स्टार्ट कीजिए कीगल एक्सरसाइज। तो डिलीवरी के टाइम पर जो मसल्स लूजनिंग हुई है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनमें स्ट्रेंथनिंग बनाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज प्रेफर की जाती है? कीगल एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर। मेडिकल जेन्युक्लेट बॉडीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ। तो जो मेडिकल जेन्युक्लेट बॉडीज हैं किसका पार्ट है? लिम्बिक सिस्टम का, मोटार सिस्टम का, ऑडिटरी सिस्टम का, या फिर विजुअल पाथवे का। तो ये किसका पार्ट है? मेडिकल जेन्युक्लेट। तो ये पार्ट है ऑडिटरी सिस्टम का। क्या है? ऑडिटरी सिस्टम का पार्ट। यहाँ पर ये देखिए जो इमेज दी हुई है, तो यहाँ पर ऑडिटरी पाथवे क्या करती है? मेडियल जेन्युक्लेट बॉडी क्या करेंगी? ऑडिटरी पाथवे बनाएंगी। और जो लेटरल, यदि मेडियल पूछते तो ऑडिटरी पाथवे के लिए, और लेटरल जेन्युक्लेट बॉडीज पूछते हैं तो विजुअल पाथवे के लिए। दोनों आपको याद रखना है। यदि मेडियल पूछें तो किसके लिए? ऑडिटरी, सुनने के लिए, और यदि लेटरल पूछें तो विजन के लिए। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द फीचर्स इंडिकेट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस ऑफ न्यूबॉर्न एक्सेप्ट। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के सभी साइन है न्यूबॉर्न बेबी में, किसी एक को छोड़कर। दैट मीन्स क्या हो सकता है? पैथोलॉजिकल जॉइंटिस भी हो सकता है। ऑप्शन में है इट फेड्स बाय 7th डे ऑफ लाइफ। क्या है? इट फेड्स बाय 7th डे ऑफ लाइफ। दैट मीन्स अपने आप ही 7th डे में क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर इट पीक्स बाय 3rd डे ऑफ लाइफ, मतलब आफ्टर बर्थ के बाद तीसरे दिन क्या होगा? पीक पर रहेगा। फिर आता है इट अपीयर्स बिफोर अटेनिंग 24 आवर ऑफ एज। दैट मीन्स यहाँ पर 24 घंटे के पहले ही ये दिखाई देगा। इट अपीयर्स आफ्टर अटेनिंग 24 आवर ऑफ एज। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सभी फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के पॉइंट है किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में क्या होगा कि जनरली 24 घंटे के बाद देखने को मिलता है। सेकेंड थिंग यहाँ पर है कि जो 7वें दिन क्या हो जाता है? ठीक होने लगता है, अपने आप ऑटोमेटिक ठीक होने वाला जॉइंटिस है। बच्चों को इसमें, यदि बच्चों में बिलीरुबिन लेवल की हम बात की जाए तो यदि हाई बिलीरुबिन लेवल नहीं होता है तो ये नॉर्मली भी ठीक हो जाता है। यदि यहाँ पर जब ज़्यादा बिलीरुबिन लेवल होता है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? फोटोथेरेपी की। तो यदि यहाँ पर बात करें फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस की तो 7वें दिन अपने आप ठीक हो जाएगा, पीक्स पर 3rd डे रहेगा, और ये जनरली 24 आवर एज के बाद ही दिखाई देगा। लेकिन जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होगा, यहाँ पर ये देखिए, जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होगा दैट मीन्स कुछ इंटरनल ऑर्गन्स या फिर कुछ अलग से प्रॉब्लम्स हुई हैं जिसके कारण जॉइंटिस कैसा हो रहा है? कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण हुआ है। तो यहाँ पर जो कब देखने को मिलेगा? पैथोलॉजिकल जॉइंटिस देखने को मिलेगा 24 आवर के पहले ही, बच्चा डिलीवर होने के 24 आवर के अंदर ही दिखाई देगा। लेकिन फिजियोलॉजिकल आफ्टर 24 आवर बिलीरुबिन राइसेस बाय लेस देन 15 mg पर DL के हिसाब से बढ़ेगा। यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है जनरली 4th to 5th डे, और 7वें दिन तक ये अपने आप ठीक हो जाता है। और सीरम लेवल है जो इसमें लेस देन 15 mg पर DL होगा, और इसमें क्लिनिकली जनरली आफ्टर 14 डेज के बाद डिटेक्ट भी नहीं होगा, अपने आप ही ठीक हो जाता है।
लेकिन पैथोलॉजिकल में ऐसा नहीं होगा, इसमें ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट वन इज इन द इमेज अ नर्स प्रैक्टिशनर शोइंग सम प्रोसीजर रिगार्डिंग इनहेलर विच मेथड इज यूज्ड बाय अ नर्स। तो यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, इसमें एक नर्स क्या कर रही है, एक इनहेलर लिए है। तो कौन सा है जो मेथड यहाँ पर उसने अपनाई है अपने स्टूडेंट्स नर्स के लिए या फिर दूसरों को सिखाने के लिए? डेमोन्स्ट्रेशन, पैनल डिस्कशन, डिस्कशन या फिर लेक्चर। तो यहाँ पर एक नर्स प्रैक्टिशनर क्या कर रही है, इनहेलर लिए है और वो सीधा यूज़ करके दिखा रही है। तो ये कौन सी मेथड हो जाएगी? ये हो जाएगी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की, वो चीज़ खुद है जो करके दिखा रही है जिससे इजीली समझ में आए। नेक्स्ट वन इज In that image you can see a nosebleed patient. All measures should be performed for stop bleeding except। तो यहाँ पर नोज ब्लीडिंग का मतलब होगा एपिस्टेक्सिस। तो एक बच्चे की नाक से ब्लड आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, नोज ब्लीड या फिर एपिस्टेक्सिस। तो ऐसे केस में हम ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए सभी चीज़ें अपनाएंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में अलाउइंग पेशेंट टू स्नीज, अप्लाइंग प्रेशर बाय पिंचिंग द नोज, applying ice over the nose, keeping the patient in sitting position with the neck flexed। तो यहाँ पर नोज ब्लीड और एपिस्टेक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर करेंगे पिंच नोज के यहाँ पर। दूसरा होगा आइस भी लगा सकते हैं, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठा के नेक फ्लेक्स्ड भी कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट की जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पर हमें क्या नहीं करना है, क्वेश्चन यही है। तो क्या होगा, अलाउइंग पेशेंट टू स्नीज। यदि पेशेंट ऐसे में स्नीजिंग करता है तो और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इवन जो छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स हैं वो भी रप्चर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए नोज ब्लीडिंग के टाइम पर हमें क्या करना है, स्नीज करने से स्टॉप करना है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई दिस ट्यूब शोन इन बिलो इमेज। तो यहाँ पर एक इमेज में एक ट्यूब दिख रही है, कौन सी ट्यूब है, फ्रैकास ट्यूब, आईवी सेट, रायल्स ट्यूब या फिर सेंगस्टन ट्यूब। तो यहाँ पर जो ट्यूब दिख रही है सेंगस्टन ब्लैकमोर एसबी ट्यूब दिख रही है। तो ये किसके लिए यूज़ की जाती है, जनरली जो ईसोफेगल ब्लीडिंग होती है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, सेंगस्टन ट्यूब या फिर सेंगस्टन ब्लैकमोर एसबी ट्यूब। रेड ट्यूब यूज टू स्टॉप और स्लो ब्लीडिंग फ्रॉम द ईसोफेगस एंड स्टमक। यदि स्टमक में कोई ब्लीडिंग हो रही है या फिर ईसोफेगल एरिया में कुछ ब्लीडिंग हो रही है तो यहाँ पर एक ट्यूब है जो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन इज हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एन IM इंजेक्शन टू एन एडल्ट क्लाइंट। यदि आपको आयरन इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है किसी एडल्ट क्लाइंट को तो कैसे करेंगे, इंटरडर्मल इन द फोर आर्म, सबक्यूटेनियस इन द आर्म, जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल या फिर IM इन डेल्टॉइड मसल। तो सबको पता है कि आयरन इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर ही दिए जाते हैं। अब यहाँ पर इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं, लेकिन आयरन के लिए एक चीज़ यूज़ की जाती है, आयरन इंजेक्शन के लिए जितनी भी इरिटेबल मेडिसिन होती हैं उनको जेट ट्रैक मेथड अपनाई जाती है। कौन सी मेथड अपनाई जाती है, जेट ट्रैक मेथड, जिससे वो मेडिकेशन क्या हो, अदर टिश्यूज़ में लीक ना हो पाए, इरिटेशन ना हो पाए। तो इसीलिए आयरन इंजेक्शन के लिए जो मेथड अपनाई जाती है वो थी जेट ट्रैक मेथड। और जेट ट्रैक मेथड से इंजेक्शन दिए जाते हैं वो ओनली इंट्रामस्कुलर ही दिए जाते हैं, भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, सी, जेट ट्रैक IM इन द ग्लूटियल मसल। क्या होगा, जेट ट्रैक मेथड अपना के। और जेट ट्रैक मेथड क्यों अपनाई जाती है, जिससे जो मेडिकेशन है, आयरन मेडिकेशन हो गए, हेलोपेरिडल हो गई और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो इरिटेशन क्रिएट कर सकती हैं, टिश्यू में लीक होने के चांसेस रहेंगे, तो उसको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी मेथड अपनाते हैं, जेट ट्रैक मेथड। नेक्स्ट वन इज बेस्ट मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन ईयर ड्रॉप इन इन्फेंट इज टू पुल ईयर। तो यदि हम किसी इन्फेंट में ईयर ड्रॉप इंस्टॉल करना है तो कौन सी मेथड अपनाएंगे, जो ईयर है उसको किस तरीके से पुल करेंगे, कान को कैसे खींचेंगे, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड एंड अपवर्ड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। तो ईयर ड्रॉप इंस्टॉल करने के लिए हम कान को किस तरीके से पुल करेंगे इन्फेंट में, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। कैसे, पहले डाउनवर्ड देन आफ्टर द बैकवर्ड। और यदि बड़ों में बात की जाए तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट वन इज लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर इमेज दिख रही है, क्या है, फोटोथेरेपी मशीन है, रेडिएंट वार्मर है, हीटर है या फिर एक्सरे है।
तो इस इमेज है जो एग्ज़ाम में आई हुई थी, MP NHM एग्ज़ाम में आई थिंक। तो यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है क्या है, फोटोथेरेपी है कि रेडिएंट वार्मर है कि हीटर है या फिर एक्सरे मशीन है। तो ये जो इमेज दिख रही है क्या, रेडिएंट वार्मर। आपने लेबर रूम में इसको रखे हुए देखा होगा कि, तो यहाँ पर एक क्या है, रेडिएंट वार्मर। और फोटोथेरेपी क्यों दी जाती है बच्चों में, जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए। रेडिएंट वार्मर बेबी को है जो गर्माहट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्वेश्चन है विच साइन इज सीन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर एक इमेज शो हो रही है, आपको एक पर्सन दिखाई दे रहा है, दांत दिखा रहा है अपने पूरे, बट उसके कान के यहाँ पर कुछ असेसमेंट किया जा रहा है। तो इस इमेज में कौन सा साइन इसके फेस पर दिखाई दे रहा है, हॉमन्स, ब्रुजिन्स्की, चौबेस्टिक या फिर ट्राउजी साइन। ये सभी साइन एग्जाम में आते हैं, चाहे हॉमन साइन हो, ब्रुजिन्स्की हो, चौबेस्टिक हो या फिर ट्राउजी साइन हो। तो यहाँ पर जो साइन दिख रहा है कौन सा है, चौबेस्टिक साइन। ये दोनों साइन, चौबेस्टिक साइन और जो ट्राउजी साइन है, ये हाइपोकैल्सीमिया के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, हाइपोकैल्सीमिया, दैट मीन्स कैल्शियम का लेवल कम हो, टिटेनी में है जो देखने को मिलेंगे चौबेस्टिक और ट्राउजी साइन। और यहाँ पर जो हॉमन साइन है DBT के पेशेंट में देखने को मिलेगा, ब्रुजिन्स्की साइन है मेनिंजाइटिस में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर चौबेस्टिक और ट्राउजी साइन है, तो यहाँ पर चौबेस्टिक जिसके लिए विश साइन के नाम से भी जानते हैं, दैट इज सीन इन द टिटेनी। क्या है, साइन ऑफ टिटेनी है। और टिटेनी किसके कारण होगा, हाइपोकैल्सीमिया के कारण, जिसमें फेशियल नर्व में क्या होगा, एबनॉर्मल स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर when the facial nerve is tapped at the angle of jaw के यहाँ पर, जबड़े के यहाँ पर जब आप फेशियल नर्व को टैप करेंगे तो उसी सेम साइड पर जो फेशियल फेस है, वो फेशियल मसल है क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, या किसके कारण होंगी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व के कारण। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है चौबेस्टिक साइन में, कि जब आप फेशियल मसल के लिए क्या करेंगे, पिंच करते हैं, तो दूसरी जगह है जो क्या होगा आपको फेस पर कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में देखने को मिलेगा, जो कि कौन सी, मैसेटर मसल। और ट्राउजी साइन में क्या होगा कि स्फिग्मोमेनोमीटर में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है क्या रहेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ये दोनों साइन किसके हैं, टिटेनी के। और टिटेनी किसके कारण होगा, हाइपोकैल्सीमिया के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट वन इज लाइनर बोरोइंग ऑफ अ माइट एट फिंगर वेब्स, रिस्ट, एल्बो, एंकल एंड पेनिस इज सीन इन विच कंडीशन। तो यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहे हैं लाइनर बोरोइंग साइन है जो दिख रहे हैं, तो ये माइट के कारण होंगे। तो ये किसके है जो साइन है, टिटेनी के, स्केवीज के, इम्पेटिगो के या फिर सोरियासिस के। तो जो यहाँ पर लाइनर बोरोइंग साइन, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लाइनर बोरोइंग साइन है जो किस में देखने को मिलते हैं, स्केवीज में। जो इमेज दिख रही है, या तो इमेज आपको जो भी यहाँ पर फोल्डेड एरिया होंगे, यहाँ पर आपको यदि फिंगर वेब्स, रिस्ट, एल्बो, एंकल, पेनिस एरिया याद नहीं हो पाता है, जो भी फोल्डेड एरिया होंगे वहाँ पर आपको लाइनर बोरोइंग है जो देखने को मिलेंगे, वो भी ईच माइट के बाइट करने से। जो स्केवीज का पॉजिटिव एजेंट है ईच माइट, उसके बाइट करने से होंगे, तो ये क्या है, स्केवीज के साइन है। नेक्स्ट वन इज इन इमेज वन बेबी इज मूव अराउंड ऑन देयर हैंड कीपिंग देयर एब्डोमेन ऑफ द फ्लोर। तो यहाँ पर एक इमेज देखिए आप, इसमें दिखाया गया है कि एक बेबी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किससे, हैंड से, एब्डोमेन को ऑफ किए है फ्लोर से। तो ये क्या है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्रीपिंग, क्राउलिंग, रोलिंग और स्टैंडिंग। अब यहाँ पर आप दो इमेज देख सकते हैं, आंसर आपने ऑलरेडी देख लिया कि ये क्या है, क्रीपिंग है। बेबी क्या कर रहा है, रेंग रहा है। फर्स्ट इमेज में बेबी क्रीपिंग कर रहा है, सेकंड इमेज में बेबी क्राउलिंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि मूव अराउंड ऑन देयर हैंड कीपिंग देयर एब्डोमेन ऑफ द फ्लोर। फ्लोर पर एब्डोमेन है लेकिन अपने हाथों के बल खिसक रहा है, तो क्या है, क्रीपिंग। यदि एब्डोमेन क्या किए रहेगा, वो अपना धरती से है जो अप किए है और हाथ और पैर घुटनों के बल बस भाग रहा है, तो क्या है, क्राउलिंग। नेक्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड इज परफॉर्म्ड इन विच डायरेक्शन। तो यदि सर्जिकल वुंड को आप क्लीन करते हैं तो कौन से डायरेक्शन में क्लीन करेंगे, इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, डिवाइड द वुंड इनटू इक्वल हाफ एंड क्लीन ईच
या फिर ऑल ऑफ दी अबव। यदि आप सर्जिकल वुंड को क्लीन करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, इनर टू आउटर। यदि ऐसे ही आँखों में पूछा जाता है कि आँखों को कैसे क्लीन करेंगे, इनर टू आउटर कैंथस। इसी तरीके से जो भी सर्जिकल वुंड होते हैं उनको किस तरीके से क्लीन किया जाता है, इनर टू आउटर। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ड्यूरिंग IM इंजेक्शन हेल्प्स टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ मेडिकेशन फ्रॉम द टिश्यू। तो कौन सी टेक्निक से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में हम मेडिकेशन को दूसरे टिश्यूज में लीक होने से बचा सकते हैं। ऑप्शन में स्लो पुश ऑफ इंजेक्शन, स्ट्रेंथनिंग द स्किन, स्ट्रेचिंग द स्किन, एडमिनिस्ट्रेशन एट 90 डिग्री एंगल, मसाजिंग द स्किन विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। यदि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आप किसी पेशेंट में दे रहे हैं और हमें मेडिकेशन को क्या करना है, दूसरे टिश्यू में लीक होने से बचाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जेट्रैक मेथड अपना सकते हैं। जेट्रैक मेथड 90 डिग्री एंगल पर ही IM इंजेक्शन एडमिनिस्टर होगा, लेकिन एक कंडीशन लगेगी, वो क्या होगी, स्किन को स्ट्रेंथ करने की, स्ट्रेच करने की कंडीशन। इस तरीके से देखिए, पुल स्किन टॉट देन इंसर्ट द निडल। आपको स्किन के लिए क्या करना है, प्रॉपर तरीके से पुल करके रखना है, जिससे मेडिसिन क्या जाए, जब एडमिनिस्टर करें हम जेट्रैक प्रोसीजर के थ्रू तो मेडिसिन दूसरे टिश्यूज में लीक ना हो पाए, इरिटेशन ना हो पाए। तो क्या करेंगे, हम जेट्रैक मेथड अपनाएंगे और यहाँ पर क्या किया जाएगा, स्ट्रेचिंग द स्किन। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंडीशन दैट इज सोन इन दिस इमेज। हो सकता है इमेज में आपको हो सकता है एग्जाम में दूसरे तरीके से इमेज दी जाए आपको, लेकिन यहाँ पर लिप्स दिख रहे हैं आपको, एक पर्सन के पूरे आपको फटे फटे से दिख रहे हैं। कौन सी कंडीशन है, हेलिटोसिस, चिलाइटिस, सोर्ट्स या फिर कैलकुलस। तो जो चारों टर्म एग्जाम में आ सकते हैं, आपको ही बनाए हुई हैं। तो जो यहाँ पर इमेज में ये चीज़ दिख रही है, क्या है, चिलाइटिस। क्या है, चिलाइटिस। अब यहाँ पर हम जो चारों टर्म है वो देखते हैं। हेलिटोसिस का मतलब तो होगा बेड ब्रीदिंग, मतलब स्मेलिंग ब्रीदिंग, कोई सांस लेता है क्या आएगी, स्मेल आएगी आपको, तो वो क्या है, हेलिटोसिस। ग्लोसाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। स्टोमेटाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ। पेरिडोंटाइटिस का मतलब होगा कि जो गम्स की लाइनिंग है, टीथ का गैप है, वहाँ पर क्या होना, इन्फेक्शन होना। चिलाइटिस का मतलब होगा क्रैकिंग ऑफ द लिप्स, जनरली राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होते हैं। जो लिप्स के एंगल के यहाँ पर भी ये हो सकता है इस तरीके से, ठीक है, चिलाइटिस। सोर्ट्स का मतलब होगा डेब्रिस दैट कंसिस्ट ऑफ फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एपिथेलियल सेल्स दैट ऑक्यूमुलेट ऑन द टीथ। तो जनरली जब किसी पर्सन को नील पर ओरल रखा जाता है या फिर आप खा पी के ब्रश नहीं करते हैं 2-2 दिन तक, तो जो खाना पीना है वो आपके दांतों में ही जम के सड़ जाएगा, वो क्या कहलाता है, सोर्ट्स। नेक्स्ट वन इज, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन किसके थ्रू सीक्रेट होगा, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड या फिर एड्रीनल ग्लैंड। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, इसको कौन सीक्रेट करता है, तो इसको हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा। देन जो यहाँ पर ध्यान से देखिए, TSH नहीं है, TRH हार्मोन है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, जो क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि अब तुम T3, T4 और TSH को रिलीज करो। लेकिन पहले TRH है जो आएगा, कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से। ये देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा TRH को, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड को कहेगा कि अब तुम TSH, T3 और T4 को रिलीज करो। तो ये क्या है, यदि T3, T4, TSH पूछते हैं तो थायराइड रिलीज करेगा, लेकिन यदि TRH पूछते हैं तो हाइपोथैलेमस। ये चीज़ दिमाग में रखना है आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड के। जनरली 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसका दूसरा नाम क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस, एग्जाम में आ चुका है, BNS 041 पेपर में आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसका दूसरा नाम क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस, जो कि ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH, LH एंड प्रोलैक्टिन को रिलीज करेगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको हम कहेंगे, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और ADH हार्मोन को रिलीज करेगा। फिर आता है पीनियल ग्लैंड, जो कि मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करेगा। मेलाटोनिन का काम क्या होता है, बॉडी के कलर को है जो मेंटेन करके रखना।
नेक्स्ट वन इज पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन। तो यहाँ पर हम लेटरल कर्वेचर पढ़ा था लास्ट क्लास में, यहाँ पर है आज पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन क्या कहेंगे, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो हमने काइफोसिस, स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस तीनों की इमेज कल देखी थी। आज है पोस्टीरियर कर्वेचर। तो पोस्टीरियर कर्वेचर में हम क्या कहेंगे, काइफोसिस। लेटरल कर्वेचर में क्या कहेंगे, स्कोलियोसिस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी इज कंडक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ के मामले में कौन सी इंटरनेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है जो कि रिसर्च करती है, सिद्धा, WHO, रेड क्रॉस या फिर दनिता। ये सभी इंटरनेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है जिनमें से हेल्थ के ऊपर रिसर्च कौन करता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर जनेवा में 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हर साल हम 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। अब यहाँ पर थीम देखते हैं हम, 2021 की लिखी हुई है, 2022 की भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर है WHO के, वो कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। अभी रिसेंट में वहाँ पर कुछ चुनाव वगैरह करके इनको दोबारा से है जो इसी सेम पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ WHO के, तो कहें डॉक्टर टेड्रोस एनोन। तो यहाँ पर डॉक्टर टेड्रोस ही आप याद रखें, इमेज याद रखें, WHO का लोगो याद रखें। 2021 की थीम थी बिल्ड अ फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड। 2022 आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, दोनों याद रखनी है थीम। 2021 की भी याद रखें, 2022 की भी रखें। रिसेंट में इसके डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। और अभी आई थिंक अप्रैल में कुछ चुनाव वगैरह हुए थे, उसमें इनको सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली और इनको देन अगेन है जो 5 साल तक के लिए फिर से डायरेक्टर ऑफ WHO चूज़ किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन किल द स्पोर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स तक को मारने की मेथड कौन सी है स्टरलाइजेशन की, रेडिएशन, फ्यूमिगेशन, बॉइलिंग या फिर ऑटोक्लेविंग। तो 2 चीज़ें बता दें, यदि बेस्ट स्टरलाइजेशन मेथड पूछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए तो वो है ऑटोक्लेविंग। और यदि बेस्ट मेथड पूछें, कुछ ब्लड स्पिल हो गया है जो आपको पता नहीं है कि किस डिसीज़ के कारण उस पेशेंट को डिसीज़ थी, क्या था, तो क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और यदि यहाँ पर बेस्ट मेथड पूछे स्टरलाइजेशन की तो क्या है, ऑटोक्लेविंग। यहाँ पर अलग अलग साइज की ऑटोक्लेविंग मशीन होती है। टेम्परेचर इसका 121 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहीट में पूछे तो 250 डिग्री फ़ारेनहीट। और 15 से 20 मिनट का टाइम है जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। लेकिन ये कभी कभी डिपेंड करता है कि क्या चीज़ आप ऑटोक्लेविंग में है जो स्टरलाइज कर रहे हैं, और ये किस बेस पर काम करता है ऑटोक्लेविंग, मॉइस्ट हीट पर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द भोर कमेटी वाज अपॉइंटेड इन इंडिया। तो भारत में भोर कमेटी कब है जो अपॉइंट की गई थी, 2020 में, 1990 में, 1953 में या फिर 1943 में। तो भोर कमेटी अपॉइंट की गई थी 1943 में, जिसका दूसरा नाम क्या है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। क्या है दूसरा नाम, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी 1943 में। अब यहाँ पर जो अदर कमेटी है एग्जाम में आती हैं, मुदलियार 1962 में लाई गई थी, चड्डा 1963 में, मुखर्जी 1965 में, जंगलवाला कमेटी आई थी 1967 में, करतार सिंह आई थी 1973 में, श्रीवास्तव कमेटी थी 1975 में, रूरल हेल्थ स्कीम आया था 1977 में। तो यहाँ पर इसकी जो कमेटी है इनके फंक्शन है जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में सेपरेट समझाएंगे, क्योंकि पूरी जो 7 से 8 कमेटी है, लेकिन मेनली जो 4 कमेटी एग्जाम में आती हैं, भोर कमेटी सबसे ज़्यादा एग्जाम में आती है, याद रखना है आपको। भोर कमेटी के थ्रू ही PSC है जो लाया गया था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो लाए गए थे भोर कमेटी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हेन वी सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल नर्सेज डे। तो हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाते हैं, तो हम हर साल इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाते हैं 12 मई को। और इस बार थीम क्या थी 2022 की, तो वो थी अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर द ग्लोबल हेल्थ। तो यहाँ पर वॉइस टू लीड याद रखना है, 2021 में भी ये सभी में जुड़ा रहा है। तो थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। 2021 की थीम थी विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। और जो इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 12 मई 1820 को इटली में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म है जो हुआ था।
इनकी डेथ हुई थी 13 अगस्त 1910 को लंदन में। और इनकी बुक है नोट्स ऑन नर्सिंग, याद रखना है एग्जाम में आती है। नोट्स ऑन नर्सिंग किसने लिखी है? फेमस बुक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो वो कौन सी है? नोट्स ऑन नर्सिंग। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी राइट्स ऑफ चाइल्ड इज देयर दैट इज डिक्लेयर्ड 20 नवंबर 1959 बाय द यूनिसेफ। तो यूनिसेफ ने 20 नवंबर 1959 को चाइल्ड्स के बच्चों के राइट्स डिक्लेयर किए थे। तो कितने राइट्स थे? 8, 7, 6 या फिर 10? तो पीडियाट्रिक में आप पारुल दत्ता की बुक ओपन करेंगे तो आई थिंक 7th और 8th पेज पर आपको पूरे 10 राइट है जो लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आप उनको पढ़ लेना। तो यहाँ पर एक आप दिए गए थे यूनिसेफ के थ्रू 20 नवंबर 1259 को। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द इंटेंशनल टॉट्स एक्सेप्ट। इंटेंशनल का मतलब है कि आप जानबूझकर कर रहे हैं बट किसी एक को छोड़कर। असॉल्ट, बैटरी, फ्रॉड या फिर नेग्लिजेंस। तो यहाँ पर दो तरीके के टॉट्स होते हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। तो यहाँ पर जो अनइंटेंशनल है वो क्या है? नेग्लिजेंस। टॉट्स क्या है? रॉन्गफुल एक्ट दैट कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन और प्रॉपर्टी। तो टॉट्स का मतलब ही होगा कि आप उस पर्सन की विल के अगेंस्ट जाके रॉन्गफुल गलत काम करते हैं। अब ये इंटेंशनल हो सकते हैं, अनइंटेंशनल हो सकते हैं। तो इंटेंशनल का मतलब होगा जानबूझकर आप ये काम कर रहे हैं, उसके साथ फोर्सफुल कर रहे हैं। बट जो अनइंटेंशनल होंगे वो क्या हो जाते हैं? गलती से हो जाते हैं। तो यहाँ पर इंटेंशनल एक्ट क्या होंगे? असॉल्ट, बैटरी, इन्वेजन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पर आता है नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस। तो नेग्लिजेंस का मतलब होगा कि आप उस पर्सन को क्या कर रहे हैं? एब्यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं। माल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स आप अपनी ड्यूटी पर है जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, गलत इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर देते हैं, सब किस में आएगा? माल प्रैक्टिस में। नेक्स्ट वन इज द बेड दैट इज एम्प्टी एंड विच इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी टाइप ऑफ पेशेंट, इट्स नोन एज। तो ऐसे बेड क्या हैं? खाली हैं, किसी और पेशेंट के थ्रू ऑक्यूपाइड नहीं किए गए हैं। कौन से बेड हैं? ओपन, क्लोज्ड, कार्डियक या फिर बर्न बेड। तो ये बेड कहलाएंगे क्लोज्ड बेड। नेक्स्ट वन इज हाउ लॉन्ग वुड यू चेक द पर्सन इफ ही इज इन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इज ब्रीदिंग नॉर्मली। तो आप किसी पर्सन को यदि अनकॉन्शियस है तो कितने टाइम तक चेक करेंगे? एटलीस्ट 10 सेकेंड, मोर देन 10 सेकेंड, नॉट मोर देन 10 सेकेंड या फिर मोर देन 15 सेकेंड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, आपको रास्ते में कोई पेशेंट यदि मिल जाता है रोड पर, जनरली ये सब हाईवे पे ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? पर्सन को ओनली 10 सेकेंड तक ही, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा तक है जो चेक नहीं करना है। ओनली 10 सेकेंड के अंदर ही आपको उसकी पल्स है जो चेक करनी है, ब्रीदिंग चेक कर लेना है कि ये जिंदा है या नहीं। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन इमेज यू कैन सी फाइंड आउट द नेम ऑफ दैट चार्ट। यहाँ पर इमेज में एक चार्ट दिख रहा है, कौन सा चार्ट है? स्नेलन, इचिहारा, रैगर्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जब आपको चश्मा लगने वाला होता है तो आपको 20 फीट के डिस्टेंस पे खड़ा किया जाता है और ये चार्ट पढ़वाया जाता है कि आपकी आंखें कैसी हैं। तो ये कौन सा चार्ट है? स्नेलन चार्ट। कौन सा चार्ट है? स्नेलन चार्ट। स्नेलन चार्ट में विजुअल एक्विटी चेक की जाती है, डिस्टेंस रखा जाता है 20 फीट या फिर 6 मीटर। यदि दीवार पर ये चार्ट टंगा हुआ है तो आपको उस चार्ट से 20 मीटर दूर है जो डिस्टेंस पे खड़ा किया जाएगा और रीड करवाया जाएगा, जिससे आपकी विजुअल एक्विटी चेक की जाएगी। डिस्टेंस विजन, दूर का है जो विजन चेक किया जाएगा या फिर 6 मीटर तक। रैगर्स चार्ट है नियर विजन के लिए यूज़ होता है, याद रखना है। स्नेलन चार्ट डिस्टेंस विजन के लिए यूज़ किया जाता है, विजुअल एक्विटी मेजर करने के लिए। जो पर्सन और स्नेलन चार्ट के बीच की डिस्टेंस होगी कितनी होगी? 20 फीट या फिर 6 मीटर होगी। रैगर चार्ट जो सी ऑप्शन में नियर विजन के लिए यूज़ होगा। इशियारा चार्ट इस तरीके से होगा जिसमें आपको कलर है जो चेक किए जाएंगे, आपकी कलर ब्लाइंडनेस है जो चेक की जाएगी इशियारा चार्ट में। नेक्स्ट वन इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इज। तो मेन और मेजर डिफरेंस कौन सा है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में? माइटोकॉन्ड्रिया का, फ्लैजिला का, ट्रू न्यूक्लियस का या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का जो मेन डिफरेंस है वो होता है ट्रू न्यूक्लियस का। कौन सा?
ट्रू न्यूक्लियस का। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे कि एनिमल सेल्स हो गई, प्लांट सेल्स हो गई, फंगई सेल्स हो गई, क्या यूकैरियोटिक सेल्स है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, या तो रहेगा तो स्यूडो टाइप का रहेगा, फॉल्स टाइप का, लेकिन जनरली नहीं होता है। और जो ग्रीन एल्गी का मतलब जो शैवाल है यहाँ पर वो होते हैं, उनमें देखने को मिलेंगी इस टाइप की सेल्स। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन। तो 1 लीटर NS बनाने के लिए कितनी सोडियम क्लोराइड की NaCl की ज़रूरत होगी? 9 ग्राम, 900 ग्राम, 0.9 ग्राम या फिर 90 ग्राम। बनाने के लिए कितने सोडियम क्लोराइड की ज़रूरत होगी? 9 ग्राम। नेक्स्ट वन इज वाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर फ्रॉम लेग कोर्साकॉफ साउंड इज ऑस्कल्टेड इन। तो कोर्साकॉफ साउंड है आपको कहाँ पे सुनाई देगा? जब आप यदि ब्लड प्रेशर लेग से मेजर कर रहे हो, पाँव में मेजर कर रहे हो तब। ऑप्शन में एक्सिलरी आर्टरी, अल्नर आर्टरी, फीमोरल या फिर रेडियल। तो कोर्साकॉफ साउंड आपको कहाँ सुनाई देगा? जब आप लेग से BP चेक कर रहे हो तो फीमोरल में। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? फीमोरल। नेक्स्ट वन इज विच नर्व इज नोन एज द म्यूजिशियन नर्व। म्यूजिशियन का मतलब क्या होगा? फिंगर्स में रहेगी वो नर्व। तो अब यहाँ पे बताना है म्यूजिशियन नर्व कौन सी है, क्योंकि जो म्यूजिशियन होते हैं उनके पूरे जादू कहाँ पर होते हैं? उंगलियों पे ही रहेगा सब। म्यूजिशियन नर्व कौन सी है? अल्नार, सार्टोरियस नर्व, सयाटिक नर्व या फिर वैक्सीनेटर नर्व। तो जो म्यूजिशियन नर्व है यहाँ पर कौन सी है? तो म्यूजिशियन नर्व है यहाँ पर अल्नार नर्व, जो कि फिंगर के जो फाइन मूवमेंट होते हैं, फिंगर्स में बहुत बारीक मूवमेंट होते हैं, उनको हैंडल करती हैं। कौन सी? अल्नार नर्व। थिकेस्ट नर्व पूछे बॉडी की तो सयाटिक। लेब्रस नर्व कहते हैं तो मीडियन नर्व। मीडियन नर्व को क्या कहा जाता है? लेब्रस नर्व। थिकेस्ट नर्व किसको कहा जाता है? सियाटिक नर्व को। नेक्स्ट वन इज ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन। तो ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती हैं? ड्यूडेनम में, वेजाइना में, यूरेथ्रा में या फिर कोलोन में। तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं कहाँ पर? ड्यूडेनम में। ये देखिए इस तरीके से कॉपर्स ग्लैंड, और जो कहाँ पर होंगी? बल्बस यूरेथ्राइन मेल में। और जो यहाँ पर ड्यूडेनम में पाई जाती हैं कौन सी हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज विटामिन के सिंथेसिस इज डन बाय। तो विटामिन के का सिंथेसाइजेशन बॉडी में कौन करता है? लिवर, स्किन, कॉलोनिक बैक्टीरिया या फिर ब्लड वेसल्स। तो जो फ्लोरा पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में, क्या पाए जाते हैं? इंटेस्टाइन में जो फ्लोरा पाए जाते हैं वो करते हैं विटामिन के का सिंथेसिस। यहाँ पर आप किसको आंसर करेंगे? कॉलोनिक बैक्टीरिया को। नेक्स्ट वन इज आयरन एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड बाय। तो बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा? ज़्यादा होगा फाइबर डाइट से, फॉस्फेट्स से, मीठा खाने से, स्वीट से या फिर विटामिन सी से। तो विटामिन सी से सबसे ज़्यादा क्या होगा? बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा। इसीलिए जब आयरन मेडिकेशन दी जाती है तो साथ में विटामिन सी है जो दिया जाएगा, या फिर कहा जाएगा कि आप ऑरेंज का जूस पी लो, मौसम्बी का जूस पी लो, लेकिन कभी भी आयरन को कैल्शियम के साथ या फिर मिल्क के साथ नहीं कहा जाता, क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो यहाँ पर यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा कौन देगा, तो विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट या फिर जितने भी खट्टे फल हैं या फिर उनका जूस। लेकिन कैल्शियम या फिर मिल्क के साथ आयरन को नहीं दिया जाता। योगर्ट के साथ दे सकते हैं, ये भी एग्जाम में आता है, योगर्ट के साथ दे सकते हैं, लेकिन मिल्क या फिर कैल्शियम प्रोडक्ट्स के साथ नहीं दे सकते। नेक्स्ट वन इज माउंट एक्स पॉजिटिव इज इंड्यूरेशन मेजरिंग मोर देन 10 mm, लेस देन 5 mm, मोर देन 19 mm या फिर 6 to 7 mm। तो माउंट एक्स ट्यूबरक्लिन टेस्ट किया जाता है, PPD इंसर्ट की जाती है इंट्राडर्मल रूट के थ्रू। तो यहाँ पर PPD में जो इंड्यूरेशन कितना होगा? इंड्यूरेशन का मतलब जो PPD इंजेक्ट की गई है आपके इंट्राडर्मल डर्मिस में, तो यहाँ पर कुछ स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। तो वो कितना होगा? जब माउंट एक्स टेस्ट पॉजिटिव माना जाएगा, दैट मीन्स आपको TB है, तो वो होगा मोर देन 10 mm। कितना? मोर देन 10 mm। नेक्स्ट वन इज क्लेब्सलोफ्लर बैसिलस इज द नेम ऑफ। तो क्लेब्सलोफ्लर बैसिलस किसका नाम है? स्ट्रेप्टोकोकाई का, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया का, मेनिंगोकोकाई या फिर एम ट्यूबरकल। तो क्लेब्सलोफ्लर बैसिलस, क्लेब्सलोफ्लर ने इस बैक्टीरिया की खोज की थी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की। उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम भी क्या जाना जाता है? क्लेब्सलोफ्लर बैसिलस। कौन सा है वो? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया।
नेक्स्ट वन इज द डिसीज दैट इज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज नोन एज। तो ऐसी डिसीज जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है कौन सी डिसीज कहलाएगी? क्रॉस इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, कंटेजियस इन्फेक्शन या फिर नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। तो जो डिसीज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है वो कौन सी डिसीज कहलाती हैं? कंटेजियस इन्फेक्शन। यहाँ पर ये देखिए 3 टाइप की डिसीज है, वाटर बॉर्न, एयरबॉर्न, वेक्टर बॉर्न। एग्जाम में आती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर दी जाती हैं। तो यदि वाटर बॉर्न जो पानी, गंदे पानी से हो सकती हैं, पीने के कारण कंटामिनेटेड वाटर से होंगी, तो क्या है? टाइफॉइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, डायरिया, पोलियोमाइलाइटिस और फूड पॉइजनिंग। एयरबॉर्न का मतलब है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होंगी, तो उसमें चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, वूपिंग कप दैट मीन्स पर्ट्यूसिस, ARDS, TB और स्वाइन फ्लू क्या है? एयरबॉर्न है। कोरोना भी एयरबॉर्न है। वेक्टर बॉर्न में कोई एक वाहक होगा इस डिसीज के लिए, तो वो डेंगू, मलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एंड चिकनगुनिया। नेक्स्ट वन इज इन ECG ST सेगमेंट इज एलिवेटेड देन व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ फाइंडिंग। तो यदि ECG में ST वेव क्या है? हाई है, एलिवेट है, तो क्या फाइंडिंग होगी? MI होगा, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, हाइपरकैलेमिया होगा, अरिथमिया होगा या फिर एंजाइना पेक्टोरिस होगा। तो यदि ST सेगमेंट क्या है? एलिवेट है, हाई है, दैट मीन्स क्या डायग्नोस किया जाएगा? मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन है। नॉर्मल ECG यहाँ पे दिख रही है आपको। तो यदि अब यही यहाँ पर कहें कि ST सेगमेंट क्या है? एलिवेट है, तो क्या MI है। अब यहाँ पर ECG में जो एबनॉर्मलिटीज होती है वेव की वो देखें। यदि पीक टी वेव है, दैट मीन्स क्या है? हाइपरकैलेमिया है। टी वेव इन्वर्जन डाउन साइड है, तो MI है। ST सेगमेंट हाई है, तब भी MI है। ST सेगमेंट डिप्रेस है, मीन्स कम है, डाउन साइड आ रहा है, तो क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस। QRS कॉम्प्लेक्स क्या है? वाइड है। ये जो यहाँ पर दिख रहा है क्या है? वाइड रेंज में, तो क्या? अरिथमिया है। पॉजिटिव यू वेव है तो हाइपोकैलेमिया। इनकी एबनॉर्मलिटी आप कुछ याद रखें चाहे नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इन पॉइंट्स को जरूर याद रखें, आपको एक न एक एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज ओरल मेडिकेशन ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट फर्दर थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन इज। तो दोबारा से हमें थ्रोम्बस को फॉर्म बनने से रोकना है, क्लॉट बनने से रोकना है, तो कौन सी मेडिकेशन हम ओरली दे सकते हैं? वारफ्रिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, हेपेरिन या फिर विटामिन के। थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो ओरल मेडिकेशन हम दे सकते हैं वो ओनली वारफ्रिन है। हेपेरिन है जो कभी भी ओरली नहीं दी जाती, IV या फिर सबक्यूटेनियस दी जाएगी, लेकिन वारफ्रिन एक ऐसी मेडिकेशन है जिसको हम ओरली दे सकते हैं। लेकिन इसका जो एक इफेक्ट है वो ये है कि हेपेरिन को हम प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन वारफ्रिन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी प्रेगनेंसी में क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को हार्म पहुंचा सकती है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी क्रिएट कर सकती है। हेपेरिन का जो एंटीडोट वो क्या है? प्रोटावाइन सल्फेट। वारफ्रिन का क्या है? विटामिन के या फिर फाइटोमेनाडियोन। तो ये ज़्यादा पॉइंट्स आपको यदि याद नहीं होते हैं तो हेपेरिन और वारफ्रिन के बारे में 4 चीज़ें याद रखें। यदि इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आए कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए ओरल कौन सी मेडिकेशन हम देंगे तो वो होगी वारफ्रिन। प्रेगनेंसी में कौन सा एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं तो वो हेपेरिन, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा और बेबी को हार्म नहीं कर सकता है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन वारफ्रिन प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करके बेबी को हार्म पहुंचा सकता है क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। और यहाँ पर बात की जाती है एलिमिनेशन की, तो हेपेरिन रीनल रूट के थ्रू एलिमिनेट होगा बट वारफ्रिन हेपेटिक लिवर के थ्रू एलिमिनेट होगा। और यहाँ पर जब भी हेपेरिन है जो एडमिनिस्टर की जाती है तो इसका एंटीडोट यदि आपको पूछे तो क्या है? प्रोटावाइन सल्फेट। एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेपेरिन का एंटीडोट क्या है तो है प्रोटावाइन सल्फेट। यदि हेपेरिन ओवरडोज होता है तो क्या देंगे? प्रोटावाइन सल्फेट। और वारफ्रिन यदि ओवरडोज होता है तो क्या देंगे? फाइटोमेनाडियोन या फिर विटामिन के। नेक्स्ट वन इज डिटेक्शन ऑफ हाई लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन इन मदर्स ब्लड इंडिकेट दैट डेवलपिंग बेबी हैज। तो यदि मदर्स का जो ब्लड सीरम टेस्ट किया जाता है उसमें AFP का लेवल हाई होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, दैट मीन्स जो फीटस है यूट्रस में जो बेबी डेवलप हो रहा है उसको क्या डेवलप होने के चांसेस हैं? कोरेक्शन ऑफ अओर्टा, NTD, डाउन सिंड्रोम या फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर।
तो यदि AFP लेवल बढ़ा हुआ है मदर का, तो जो डेवलपिंग बेबी यूट्रस में है उसको क्या होने के चांसेस होंगे, न्यूरल्टिव डिफेक्ट। यदि AFP लेवल नॉर्मल रेंज से भी कम है तो क्या है, बेबी को ट्रायसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द बेस्ट वे टू कलेक्ट सैंपल इन न्यूनेट्स और न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी में सैंपल कलेक्ट करने की बेस्ट मेथड कौन सी है, हील, हेड, हैंड या फिर नेक। तो न्यूबॉर्न बेबी में जो बेस्ट सैंपल कलेक्शन के लिए वे होगा, तरीका होगा, क्या होगा, हील्स में। इस तरीके से हील्स के यहाँ पर निडल प्रिक करके हम ब्लड सैंपल ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हेन वी कैन हियर द बेबीज फीटल हार्ट साउंड बाय स्टेथोस्कोप। तो हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से फीटल हार्ट साउंड कब सुन सकते हैं, 24 वीक, 18 वीक्स, 14 वीक्स या फिर 20 वीक्स में। तो फीटल हार्ट साउंड हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से 20 वीक की प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एज पर द RCH द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज। तो RCH के अकॉर्डिंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या है, फर्स्ट रेफरल यूनिट है, टर्सरी रेफरल यूनिट है, सेकेंडरी रेफरल यूनिट है या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी 20 जून को पेपर है, 2 जगह है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन के, SGPGI का तो कंफर्म है, रतलाम GMC भी कंफर्म है, और भी 1-2 जगह के पेपर हैं, तो उन सभी के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल है। थैंक यू, बाय बाय।